जिन बच्चों के साथ ये हादसा होता है तो उसमें अजनबी ज़्यादा से ज़्यादा 10% होते हैं। 90% वाक़यात में ऐसे लोग मुलव्वस होते हैं जो कि बच्चे के लिए ना सिर्फ जानने पहचाने बल्कि रिश्तेदार और बच्चों के साथ उनका ताल्लुक़ काफ़ी मोहब्बत भरा होता है और बच्चे के ज़हन में उनका इमेज जो है वो मुस्बत होता है और वो बच्चों को अटेंशन ज़्यादा देते हैं, जबकि अमूमन वालिदैन उतनी अटेंशन बच्चों को नहीं देते। बच्चे अगर अटेंशन मांगते हैं तो वो उनके हाथ में टैबलेट या स्मार्टफोन दे देते हैं कि जाओ जाके खेलो। तो फिर कोई ऐसा बंदा जो बच्चों को बहुत अटेंशन देता है, और ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में ये तय है कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो आज भी हमारे माशरों में ये कोई गुड न्यूज़ नहीं समझी जाती, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है कि बेटियों को उस तरह एक्सेप्ट ना करना और उनकी सेल्फ़ इस्टीम पर काम ना करना, क्योंकि अगर हम बेटियों की सेल्फ़ इस्टीम पे काम नहीं करेंगे तो यकीन गालिब है कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम बड़ी नीचे हो जाएगी और फिर कोई भी उनको अगर बहला फुसला के या अहमियत दे के अपने करीब करना चाहेगा तो वो कर लेगा। और बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और ये तकरीबन दो तरफ़ा मामला है हमारे यहाँ कि वालिदैन बेटियों को शुरू से ही पराया धन कहना शुरू कर देते हैं और बेटियां अपने आप को पराया धन समझना शुरू कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं विलिंग वेस के फोरम से। फ्राइडे को हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं, यू आस्क्ड फॉर इट। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम जो है वो उसका पस मंज़र जो है वो एक ऐसा सानिया है जिसने हम सबको हिला के रख दिया। कसूर में एक वाक़या हुआ एक छोटी सी बच्ची के साथ और सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं मीडिया पे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बतौर साइकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले बात तो ये है कि ये हर जगह होता है, विच इज़ नॉट ए गुड न्यूज़। दुनिया में तमाम ममालिक को इस मसले का सामना है, पर जो सिविलाइज्ड ममालिक हैं उन्होंने इस मसले पे बहुत हद तक काबू पा लिया है। जैसे कि दुनिया में न्यूजीलैंड में ये वाक़यात सबसे कम होते हैं परसेंटेज के एतबार से, वहाँ बच्चों की सेफ्टी बहुत ऊंचे दर्जे पे समझी जाती है। यूके में इस पे काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में कि बच्चों को कोई गुज़िन ना पहुँचे, बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हत्ता कि यूके में अगर कोई बच्चा फ़ोन कर दे पुलिस को कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं जी, तो वो आके तो बच्चे को ले जाते हैं, यानी माँ बाप से अलग कर देते हैं और फिर काफ़ी अरसे के बाद बच्चों को वापस अपना बच्चा मिल सकता है अगर वो साबित करें कि वो बच्चे की नशोनुमा में मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं। सो ऐसे वाक़यात जो हैं यूके में भी अब कम से कम होना शुरू हो गए हैं और बच्चों को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है, फिर ख़वातीन और फिर मर्दों के बारे में तरद्दुद किया जाता है, सोचा जाता है। जो सिविलाइज्ड जगह हैं वहाँ ये चीज़ें कम होती हैं। जो सिविलाइज्ड जगह नहीं होती, जैसे देहाती इलाके जो कि रोशनी से दूर हैं, तो वहाँ ये मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं और पहले रिपोर्ट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये केबल चैनल्स आ गए हैं और बहुत सा ऐसा बंदोबस्त हो गया है कि किसी दूर दराज इलाके में भी कोई ऐसा वाक़या हो जी, तो हर चैनल का नुमाइंदा वहाँ होता है अपने कैमरे के साथ और वो इसको रिपोर्ट करता है जी। समहाउ कसूर ज़्यादातर फोकस रहा है इस मसले का पिछले 3-4 साल से, और उसकी वजह सिंपली मेरे ख़्याल में ये हो सकती है कि वहाँ कोई कॉन्शियस रिपोर्टिंग करने वाले लोग मौजूद हैं जो इस मसले को हाईलाइट करते हैं और नेशनल लेवल पे वक्तन फ़ौक्तन जो है न्यूज़ हलचल मचा देती हैं। और ये वाक़या भी जो बहुत अंदोनाक और तकलीफ़ दे वाक़या है, पिछले 4 दिन से तकरीबन आप समझें कि टेलीविज़न चैनल इस पे भरपूर बातचीत भी कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल हम चैनल्स पर भी देख रहे हैं, मतलब बैक टू बैक इसी टॉपिक पर बातचीत हो रही है एंड ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट पे डाली जा रही है, हुकूमत पर डाली जा रही है कि ये उसका लैग है, ये लैग है। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? या रीज़न्स हैं बहुत सारी, या सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर का ही फॉल्ट है इस तरह के वाक़यात का होना?
देखिए, हकीकत यह है कि जिन बच्चों के साथ ये हादसा होता है तो उसमें अजनबी ज़्यादा से ज़्यादा 10% होते हैं। 90% वाक़यात में ऐसे लोग मुलव्वस होते हैं जो कि बच्चे के लिए ना सिर्फ जानने पहचाने बल्कि रिश्तेदार और बच्चों के साथ उनका ताल्लुक़ काफ़ी मोहब्बत भरा होता है और बच्चे के ज़हन में उनका इमेज जो है वो मुस्बत होता है और वो बच्चों को अटेंशन ज़्यादा देते हैं, जबकि अमूमन वालिदैन उतनी अटेंशन बच्चों को नहीं देते। बच्चे अगर अटेंशन मांगते हैं तो वो उनके हाथ में टैबलेट या स्मार्टफोन दे देते हैं कि जाओ जाके खेलो। तो फिर कोई ऐसा बंदा जो बच्चों को बहुत अटेंशन देता है, और ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में ये तय है कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो आज भी हमारे माशरों में ये कोई गुड न्यूज़ नहीं समझी जाती, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है कि बेटियों को उस तरह एक्सेप्ट ना करना और उनकी सेल्फ़ इस्टीम पर काम ना करना, क्योंकि अगर हम बेटियों की सेल्फ़ इस्टीम पे काम नहीं करेंगे तो यकीन गालिब है कि उनकी सेल्फ़ इस्टीम बड़ी नीचे हो जाएगी और फिर कोई भी उनको अगर बहला फुसला के या अहमियत दे के अपने करीब करना चाहेगा तो वो कर लेगा। और बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और ये तकरीबन दो तरफ़ा मामला है हमारे यहाँ कि वालिदैन बेटियों को शुरू से ही पराया धन कहना शुरू कर देते हैं और बेटियां अपने आप को पराया धन समझना शुरू कर देती हैं और लड़कियां बजाते खुद शादी का मरहला जब आता है तो वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को त्याग देने में ज़रा भी देर नहीं लगाती और अपने वालिद का नाम हटा के अपने खामद का नाम लिखती हैं, जो कि कोई हर्ज वाली बात नहीं है, पर लेकिन पहले कुछ देख तो लेना चाहिए कि कोई ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। मेरे ख़्याल में खामद का नाम लड़कियों को तब अपने नाम के साथ लिखना चाहिए कि जब वो उन्हें आजमा के और समझ के कि ये मेरा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले निगहबान शौहर है, तो फिर उनको एक मरहले पे ये एजाज़ देना चाहिए कि आप अपने वालिद का नाम हटा के या वालिद के नाम के समेत खामद का नाम भी साथ लिख लें। लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जब ब्याही जाती हैं तो उनके ससुराल वाले चाहते हैं कि उनके मैके से कोई राब्ते ना हो और लड़की के जो पुरानी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं, तो उनसे राब्ता ना हो। आप कभी देखें, कभी घर में शौहर आता है तो बीवी की सहेलियां किस कदर जल्दी तितर बितर हो जाती हैं और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शौहर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी बीवी आइसोलेटेड हो और वो कमज़ोर हो और उसका सोशल कैपिटल ज़ीरो हो और उसके माली वसाइल अपने कोई ना हो। और इस तरह करने का मकसद ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा पोजेस करके मोहब्बत करना चाहते हैं, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि वो उसे निहत्ता करके, कमज़ोर करके तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी लड़की के ससुराल वाले उसके अपने मैके से राब्ते में कमी डाल रहे हो तो आप समझ लें कि वहाँ कोई फ़िज़िकल अब्यूज़ या एटलीस्ट साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का सामना है उनकी बेटी को। और इस बारे में मैंने बहुत कम पेरेंट्स को देखा है कि वो कॉन्शियस हों अपनी बेटियों को ब्याहते हुए। जब उन्हें रुखसत करते हैं, किसी और के हवाले करते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात अपने नहीं रखते और इस मामले में वो बहुत ज़्यादा भरोसा, तवक्कुल और इस तरह की बातें करते हैं और एहतमाम नहीं करते कि वो पहले पता कर लें कि जिनके साथ वो अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं वहाँ उनकी बेटी महफूज भी होगी या नहीं। सर, लड़की को भी तो ये अवेयरनेस नहीं होती ना, उनको भी तो यही एक इम्प्रेशन पेरेंट्स की तरफ से आ रहा होता है कि नहीं, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत का मतलब ये है कि तुम अच्छी बेटी नहीं हो, बीवी नहीं हो, काइंड ऑफ। देखिए, जब शुरू से ही लड़की को ये मैसेज मिलता है कि तुम लड़कों से कम हो और हम तुम्हें पूरी तरह ओन नहीं करते और तुम पराया धन हो, एक दिन तुमने चले जाना है, तो बहुत जल्दी लड़की भी इन्हीं लाइनों पे सोचने लगती है और उस दिन का इंतज़ार करने लगती है कि वो अपने असली घर चली जाए। और फिर उसे वहाँ जाके एक ज़ोरदार झटका महसूस होता है कि सारी ज़िंदगी माँ बाप का घर था तो उसको असली घर नहीं समझने दिया किसी ने, और अब जब ससुराल पहुँचे हैं तो वहाँ भी कोई इजाज़त नहीं देता कि ये तुम्हारा घर है। वहाँ भी वो अजनबी, जैसे कहते दो घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है, तो लड़कियाँ भी ना मैके में उनको ऑन किया जाता है, ना ससुराल में उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जब लड़कियों को इस तरह ट्रीट किया जाएगा, जब उनके फादर्स ही उनको बहुत
अच्छे तरीके से ओन नहीं करते, तो फिर लड़कियों की सेल्फ इस्टीम ऊंची कैसे हो सकती है। और छोटी बच्चियों को जब भी कोई फादर फिगर, बज़ाहिर एक 7 साल की बच्ची जिसका वाक़या हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा ही बंदा था जो कि CCTV फुटेज में नज़र आता है, जो कि फादर फिगर था और वो उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल, जैसे बच्चे चलते हैं ना खुशी में किसी के साथ चलते हैं, तो वो इस तरह चल रही थी। और उसके अपने माँ बाप उम्रे पे गए हुए थे और वहाँ उनको जब खबर मिली कि उनकी बच्ची वापस घर नहीं पहुँची, तो उन्होंने फ़ौरन वापसी का कसद नहीं किया। वो अपना काम पूरा करके फिर वो वापस पाकिस्तान आए अपनी रूटीन फ़्लाइट पर। और ये इत्तफाक की बात है कि जब वो रूटीन फ़्लाइट पर पाकिस्तान आ रहे थे तो उसी दिन उस बच्ची की लाश मिली। तो इस पे कुछ थोड़ा सा गौर तो किया जा सकता है। अगरचे वो घराना बहुत तकलीफ़ में है, ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सितम हो गया है, लेकिन आखिरकार हम सब अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़रीज़ा कब समझेंगे। आपको बताऊं कि दूसरे ममालिक में बच्चे को घर में अकेला छोड़ना जुर्म है। जैसे एक डाकिया किसी घर में गया डाक देने, तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला जो 10 साल का था और उसने पूछा कि अपने माँ बाप में से किसी को बुलाओ, मेरे पास उनके लिए डाक है। तो उसने बोला घर में कोई नहीं है। तो डाकिये ने पहला काम ये किया कि पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ एक घर है जहाँ एक बच्चा अकेला है। 14 साल के बच्चे को वालिदैन अगर रात को घर से बाहर रहने की इजाज़त देते हैं अकेले, तो वो भी जुर्म करते हैं वहाँ पे। सो आप सोचिए कि यहाँ तो इस किस्म के कोई लॉज ही नहीं है। लोग कितनी आसानी से अपने बच्चों को बाज़ औक़ात गाड़ी में छोड़ के शॉपिंग करने चले जाते हैं। लोग बाज़ औक़ात हमसायों के पास अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। सो छोटे बच्चों को तन्हा छोड़ना ये इखलाक़न दुरुस्त नहीं समझा जाता दुनिया में, और हमें इस बारे में भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। और लड़कियों के मामले में ज़्यादा इस बात की एहतियात करने की ज़रूरत है। अगरचे मैं इसका मतलब ये नहीं बताना चाहता कि लड़कों के मामले में कम एहतियात की ज़रूरत है। लड़कों के साथ भी कसरत से ये वाक़यात होते हैं, और जिस तरह लड़कियों को इस किस्म के जुल्म का निशाना बनाया जाता है, तो लड़कों के साथ भी यही कुछ होता है। और अक्सर लड़के अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िंदगी में कभी ना कभी बचपन में उनके साथ किसी ने जो इनअप्रोप्रिएट टचिंग है वो ज़रूर की होगी। अच्छा, ये जो हम बाज़ औक़ात गुड टच और बैड टच की बात करते हैं, तो एक्चुअली ये गुड टच और बैड टच जो है ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बाज़ औक़ात उन्हें बैड टच भी गुड लग रहा होता है। अगर कोई प्यार से गाल थपथपा रहा है तो बच्चे को तो कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो सीक्रेट टच होता है, बच्चों को ये बताना चाहिए कि कोई ऐसा टचिंग का सिलसिला जो तन्हाई में होता है और किसी के सामने नहीं होता, तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में हम जब आगे बातचीत करते हैं तो मैं और कुछ बातें ऐसी बताना चाहूँगा जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ खुल के बातचीत कर सकें, क्योंकि वालिदैन समझते हैं कि बच्चों के साथ इस तरह की बातचीत करने से बहुत कोई एम्बैरसमेंट होगी या कोई मुश्किलात होंगी। लेकिन जब आप सीख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, किन अल्फाज में करते हैं, क्या फ़िक्रे उसमें आप बच्चे के साथ बोल सकते हैं जो कि आपको भी दिक्कत ना हो और बच्चा भी उस मामले को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने लगे। सर, समटाइम पेरेंट्स ये भी समझते हैं कि शायद ये अप्रोप्रिएट एज नहीं है, जैसे 4-5 साल के बच्चों को ये एजुकेशन साइकोलॉजी टेक्निक ये देनी चाहिए उनको, ये सारी इंफॉर्मेशन। कहा यह जाता है कि जितनी जल्दी बताया जाए, हत्ता कि 3 साल के बच्चे से अगर आप बात करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जब आप 5-6 साल के बच्चे से बात करते हैं तो आपको ऐसे सवालात का सामना होता है जिनका जवाब देना मुश्किल होता है। और वालिदैन कुछ सवालों के जवाब तो अपनी सवाबदीद के मुताबिक देते हैं जो कि गलत जवाब होते हैं। जैसे बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से आए, तो वालिदैन अमूमन इसका जो जवाब देते हैं वो गलत होता है। कोई कहता है जी आप गैलरी में कपड़े पड़े हुए थे तो फरिश्ता वहाँ फेंक गया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है या सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को तफसील से बताएं कि बच्चे कैसे दुनिया में आते हैं।
लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि बच्चे कैसे दुनिया में महफूज रहते हैं। यानी तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका अंदाज़ा बच्चों को जल्दी हो सकता है अगर आप खुल के उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कौन लोग आपके साथ किस तरह का बिहेवियर करें तो आपने चौंक जाना है और हमें वापस आकर बताना है, या आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं तो किसी से बातचीत को लंबा ना करें बल्कि उस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश करें। और आपको कोई एक्सक्यूज़ बनाने की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, बहस मुबाहिसे में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में जहाँ आप तन्हा हों, अंधेरे में हों और कुर्ब जवार में कोई ना हो, तो आपको बातचीत करते रहने की बजाय जल्द से जल्द वहाँ से दूर चले जाना चाहिए। और बहुत सी ऐसी एहतियातें हैं जो हम बच्चों को बता सकते हैं कि स्कूल में या घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ उनको किन जगहों में अकेले जाने से परहेज़ करना चाहिए। और बच्चा अकेले होने की बजाय अगर 2 बच्चे और साथ हों तो वो काफ़ी महफूज होता है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, हमारे मेडिकल कॉलेज के ज़माने में हमने देखा था कि लड़कियां 8-10 के ग्रुप में घुमा करती थी और किसी लड़के की ज़रूरत नहीं थी कि उनको कोई किसी तरह से परेशान कर सके। तो ये जो नंबर्स की गेम है, तो बच्चों को बताना चाहिए कि किसी एडल्ट के साथ तन्हा होने की बजाय अगर 3-4 बच्चे इकट्ठे हों तो इससे भी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता है। सर ये बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या हुआ, एक बच्ची, उसके घर वाले इतनी तकलीफ़ से गुजरे, बच्ची तो बेचारी जान से गई। मेरे ज़हन में ये सवाल था कि क्या ऐसे वाक़यात होने के बाद ही हम ह्यू एंड क्राई क्रिएट करें, या ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, इनअप्रोप्रिएट इंटरेक्शन विद माइनर्स है, इसके बारे में शुरू से ही बच्चों को एजुकेट किया जाए, हम खुद भी एजुकेट हों। क्योंकि आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि जब तक तकलीफ़ एक ख़ास हद से नहीं बढ़ती उस वक्त तक हम इस मौजू पे बात भी नहीं करते। हमारी अपनी शेम हमें पुश करती है कि इस पे बात ना करें। अगर किसी एरिया में किसी चैनल पर इन मौज़ूआत पे बात होती भी है तो उन प्रोग्राम्स को कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती। मेरी नज़र से तो अभी तक सवाए आमिर खान साहब के प्रोग्राम के अलावा जो वो एक इंडियन चैनल पे करते हैं और इन सेंसिटिव टॉपिक्स पे करते हैं, और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। हमारा तो इतने चैनल्स हैं लेकिन इस मौजू पर बातचीत तो काफ़ी निदारत है। आपने देखिए किसी हादसे के बाद जब प्रोग्राम मचता है तो कुछ दिनों के बाद एक नया हादसा आता है और पिछले हादसे का जो शोर है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे इस बात की गारंटी मिलती है कि आइंदा बच्चों को इस किस्म के अंदोनाक वाक़यात का सामना नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस दिन मनाता है मुख्तलिफ हवाले से, और साल में कोई एक दिन जब आता है तो वो एक ख़ास हवाले से अवेयरनेस पैदा की जाती है उस दिन के आने से कुछ दिन पहले और फिर उस दिन और उसके बाद। तो हम भी अपने मुल्क में, अब हमारे यहाँ भी एक पार्लियामेंट है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक पार्लियामेंट है, तो हमारे यहाँ भी एक पार्लियामेंट है जिसमें हमारे मुल्क के हर शहर और कस्बे की नुमाइंदगी है। तो उस पार्लियामेंट को भी ऐसा करना चाहिए कि ऐसे दिनों का अजरा कर दे कि हम साल में कम से कम एक दफ़ा लड़कियों की सेल्फ़ इस्टीम या तहफ़्फ़ुज़ पे या चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पर या एजुकेशन पर या सेहत पर या इन तमाम मौज़ूआत पर अगर हम अवेयरनेस पैदा करते रहें और ऐसे मौके पे चैनल्स मॉर्निंग शो में या टॉक शोज़ में इन चीज़ों को डिस्कस करें और मुसलसल करें, चाहे इतने ज़ोरदार तरीके से ना करें लेकिन तसलसल के साथ करें। और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, उसमें अगर हम एक दूसरे को जब नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो आखिर में बाकी कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और मंज़र से फिर वो टॉपिक है वो मंज़र से बहुत जल्द हट जाता है। हमारे यहाँ सियासत की बुनियाद सिर्फ ये रह गई है कि दूसरे की बुराइयां गिनवाई जाएं और इससे ये मकसद होता है कि अगर तुम बहुत बुरे हो तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा हूँ। ये बहुत ही तही दामन होने वाली बात है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के साथ दुश्मनाम तराजी करते हैं, दूसरे लीडर्स के साथ करते हैं और वाइस वर्सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सियासतदान मकाम ऊंचा हासिल करना चाहता है
तो उसको अपने प्लान्स देने चाहिए, अपने मंसूबे देने चाहिए और अपने मुस्बत पहलुओं को सामने लाना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और दुश्मनान तराजी करके अपना कद काट ऊंचा करने की कोशिश करें। इससे पोलराइजेशन बहुत हो गई है हमारी सोसाइटी में और हमारा अपने ही अदारों पे एतमाद उठ गया है। मतलब पुलिस जो है उस पर बिल्कुल एतमाद नहीं है और लोग पुलिस की मारपिटाई कर दें तो कोई बात नहीं, और पुलिस जब अपने तहफ़्फ़ुज़ में कोई कदम उठाती है तो पुलिस को मुकदमात का सामना होता है। हत्ता कि आपको पता है पिछले कुछ अर्सा पहले कराची में एक लड़का पुलिस रेंजर्स की जो गन्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने जब फायर किया और उसकी हलाकत हुई तो उन रेंजर्स के लोगों को बाकायदा अदालतों से सज़ाएँ हो गई, जिसके बारे में अब सुना जा रहा है कि सदर पाकिस्तान शायद उन सज़ाओं को माफ़ कर दें। लेकिन जो अदारे होते हैं जैसे पुलिस है, रेंजर्स है या फ़ौज है, तो इनके लोग जब अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे होते हैं तो उसमें कोई अंदोनाक वाक़या हो जाता है हलाकत का, तो फिर वो उनके जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं वो उसकी इंक्वायरी करके सज़ा दें तो ज़्यादा मुनासिब है। बल्कि यहाँ ये हो रहा है कि उनको सज़ाएँ जब दी जाती हैं तो आइंदा ऐसे मौक़ों पे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। और मॉब साइकोलॉजी आपको पता है कि 2 दिन पहले कसूर में एक अस्पताल पे हमला किया गया और वहाँ डॉक्टर्स और जो मरीज़ थे और नर्सें थी उनको भाग के जान बचानी पड़ी और अस्पताल में कामकाज जो है 48 घंटे बाद बहाल हो सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पहले से अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, वही जो व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गड़बड़ होने का इम्कान है। मैं लोगों को मनफी सोचने के लिए नहीं कह रहा, हम जब मनफी सोचते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मनफी सोचें क्या होती है जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। जैसे आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं और आज आपने फ़्लाई करना है और जहाज़ में अभी आप दाखिल भी नहीं हुए तो आपके जहन में ये नफीस ख्यालात आ रहे हैं कि आज चूँकि आपने सफ़र करना है तो जहाज़ ज़रूर गिरेगा। सो बग़ैर सॉलिड वजह के, क्योंकि एयर ट्रैवल एक सेफ़ ट्रैवल है, तो बग़ैर किसी वजह के एयरपोर्ट पे 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो मुँह ही मुँह में कुछ दुआएं पढ़ रहे होते हैं कि वो खैर खैरियत से पहुँच जाएं, क्योंकि उनको बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना होता है। अच्छा, इसके मुकाबले में जहाँ कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ वो लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं। जैसे बच्चों के बारे में आम तौर पर वालिदैन इस किस्म की सोच को मुनासिब नहीं समझते और वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि माहिरीन कहते हैं कि आपको बच्चों के बारे में ख़ास तौर पर 3 साल से जब उनकी उम्र ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो बहुत गहरी नज़र से इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए कि उनके जिस्म के कुछ हिस्से होते हैं जो प्राइवेट होते हैं और हर वक्त उनको इसीलिए कवर करके रखा जाता है, और अगर कोई उनको अनकवर करना चाहे तो बच्चों को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये मामला गड़बड़ है और वहाँ से फौरी तौर पर किसी महफूज जगह या महफूज शख्स के पास पहुँच जाना चाहिए और जाके तो रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को बताया जाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से कि अगर आपके कोई प्राइवेट पार्ट्स को छुए या आपको कहे कि आप उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुएं तो ये बात बड़ी तशवीशनाक है और इस सिचुएशन में से बच्चों को दूर निकल जाना चाहिए। या कोई बच्चों से कहे कि ये तुम्हारा मेरा सीक्रेट है, ये तुम किसी को नहीं बताना, अगर तुम बताएंगे तो फिर लोग हमें इकट्ठे खेलने नहीं देंगे या मुझे फिर यहाँ आने नहीं देंगे, या फिर इस तरह की बात कहे कि मुझे बचपन में मेरे वालिदैन कहते थे कि जो सीक्रेट है वो हमें बताना, पर मैंने कभी नहीं बताया था और मैंने बहुत इंजॉय किया। तो बच्चों को वो एल्योर करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, या बच्चों को कोई टॉफ़ी या खिलौना या इस तरह की कोई चीज़ देना। तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपका बच्चा आपकी कीमती मता है और अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये हादसा वक्ती नहीं होगा, ये उसकी ज़िंदगी में दूर रस असरात रखेगा। उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो हमेशा गिरी रहेगी और एज ए रिएक्शन वो भी आगे चल के किसी के साथ यही नामुनासिब सलूक कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और ऐसे लोग जो अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं
उनसे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और भी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं वो रिस्क टेकर्स भी होते हैं, वो हेजिटेट नहीं करते शराब के नशे में या चरस के नशे में, या कोई ट्रैंक्विलाइज़र अगर कोई लेता है। तो ऐसे लोग जिन्हें अपने मूड और मिजाज को संभालने के लिए ये क्विक फिक्स या नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए आप देखें, तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। और घरेलू मुलाजमीन ख़ास तौर पर रखते हुए इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि वो कोई ड्रग, नस्वार, सिगरेट, ये सब ड्रग्स होती हैं, और शराब या इस तरह का किसी कबाहत में वो मुब्तला तो नहीं, और उनका पिछला किरदार ज़रूर पता करें। और ये मुलाजम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लिए करैक्टर सर्टिफिकेट लाए, अपने इलाके की पुलिस से क्लियरेंस भी लाए। और इसमें लाजिम है कि हम अपनी पुलिस के बारे में भी अपने रवैये पे नज़रसानी करें। मीडिया जनरली पुलिस के ख़िलाफ़ है और मुआशरे में तासुर भी पुलिस के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कितना भी पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, जब आप शुरफा से पूछेंगे तो उनको पुलिस से कोई शिकायत नहीं होगी। जिन लोगों का लेना देना किसी गलत काम में नहीं है, जो लोग सीधी स्ट्रेट ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनको पुलिस से कभी भी कोई नाखुशगवार तजर्बा ज़िंदगी में नहीं हुआ। सो जनरली हमारे माशरे में बहुत लोग कबाहतों में मुब्तला होते हैं और उनका वास्ता पुलिस से पड़ता है, और जब पुलिस उनके साथ हार्श तरीके से डील करती है उनके अपने जुराइम की वजह से, तो उनका इमेज पुलिस के ख़िलाफ़ हो जाता है और वो जहाँ मौका मिलता है वो पुलिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो जेंटलमैन है वो कभी पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, वो कभी कानून के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, वो कभी रियासती अदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। ये जो लोग कहते हैं पुलिस बुरी होती है, अदलिया बुरी होती है, ये फ़ौज बुरी होती है या सियासतदान बुरे होते हैं, दर हकीकत उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके गिरेबान में क्या क्या चीज़ पड़ी। अच्छा, ये जिसे हम इमोशनल अब्यूज़ कह रहे हैं, ये बहुत गहरा मामला है कि अक्सर माँ बाप के झगड़े में बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और उनकी फेवर्स हासिल करने की कोशिश की जाती है। खुसूसन माएँ ज़्यादा ऐसी करती हैं कि अपने खामद के नामुनासिब रवैयों से तंग आके तो वो बच्चों की सपोर्ट लेना शुरू कर देती हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चे बज़ाते खुद कमज़ोर होते हैं तो वो एक माँ की मदद कैसे कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर बाप बच्चों की मदद ले रहा है माँ के ख़िलाफ़, तो बच्चे कोई ऐसी मदद कर नहीं सकते। ये तो ऐसा ही है कि जैसे पाकिस्तान को इंडिया से मुश्किलात का सामना हो और हम बर्मा, नेपाल और श्रीलंका जैसे मुल्कों से मदद तलब करें। जी, तो जब हमें किसी तगड़े और ज़ोरावर से मुश्किलात का सामना होता है तो फिर हम उससे कोई तगड़ा तलाश करते हैं जो कि असर व रसूख रखता हो उस शख्स पर जो हमें तंग कर रहा है। सो मियाँ बीवी को कभी भी अपने झगड़ों में बच्चों को मुलव्वस नहीं करना चाहिए, बच्चों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए और ख़ुद अपने जो तनाज़ात हैं मियाँ बीवी के उनको खुश उसलूबी से हल करना चाहिए और उसमें किसी न किसी बैरूनी मदद को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। बात मैं ये बताऊंगा कि ये वाक़यात ज़्यादा हरगिज़ नहीं हुए, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा थे लेकिन मंजर से नीचे थे। लेकिन चूँकि अब ऐसे चैनल्स बहुत आ गए हैं, सोशल मीडिया है, जिससे कि बात घंटों और दिनों में हर एक तक पहुंच जाती है। तो आज से 50 साल पहले जब तकरीबन सिर्फ पीटीवी होता था तो रात को 9 बजे खबरें आती थी जिसमें बताया जाता था कि किस तरह मुल्क में खैर आफियत है और अमन व अमान है और दूध की नहरें बह रही हैं और जन्नत नज़ीर है हमारा मुल्क। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चैनल्स आने शुरू हुए और जर्नलिज़म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में बदल गई तो फिर सच्ची खरी और कड़वी बातें भी मंजर आम पे आ रही हैं। जी, तो देहातों में अब भी शहरों की निस्बत ये मामला ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ धौंस धांधली का रवाज ज़्यादा है, वहाँ लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। शहरों में लोग आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ में दूसरे लोग भी अपनी आवाज़ मिलाते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि हमें गिरदो पेश पे गौर रखना चाहिए कि अगर हमारे साथ की हमसायगी में कोई अपने बच्चों के साथ मार पिटाई करता है तो ये खालिस उनका ज़ाती मामला हरगिज़ नहीं है, ये एक इज्तमाई माशरती मामला है। तो हमें जाके तो आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, लेकिन आप अपने राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये चीज़ जज्बाती तौर पर परेशान करती है, और आप रिक्वेस्ट करें कि आइंदा ऐसे रवैयों से लोग इज्तनाब करें। चूँकि लोगों को अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है, तो इन बातों का भी असर होता है अगर आप अच्छे तरीके से ये बातें दूसरों के साथ करते हैं। सो ये जो आवाज़ उठाना है ये हम सबका फरीज़ा है, और इसी से बेहतर नताइज आते हैं। अगरचे लगता यूँ है कि पहले से ये ज़्यादा हो रहे हैं मामला, लेकिन दर हकीकत ये मामला पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में है। अमेरिका जैसे मॉडर्न माशरे में जो बहुत सिक्योरिटी इश्यूज़ पे तवज्जो देने वाला माशरा है, वहाँ 3 में से 1 लड़की को अपनी इब्तदाई उम्र में इस किस्म के मुश्किल मामलात का सामना होता है, यानी जिसे कहते हैं कि फ़िज़िकल इनअप्रोप्रिएट टचिंग का सामना होता है, और 5 में से 1 लड़के को। और वहाँ फ़र्क ये है कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है जी। और हमारे यहाँ कुछ शोर शराबा करके तो फिर टाइम फिश फिर लोग बैठ जाते हैं। तो हमें मुसलसल इस बारे में बात करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सारा बात कर रही हूँ फैसल टाउन लाहौर से। डॉक्टर इजाज़ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सारा आप सवाल पूछिए प्लीज। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और सबसे पहले तो तारीफ करना चाहूँगी आपके आज के हेड की और इस टॉपिक की, क्योंकि अभी तक मीडिया को जितना लोग इस वाक़या के हवाले से देख रहे हैं और तमाम चैनल्स पे ही कोई किसी न किसी हवाले से न्यूज़ दी जा रही है, लेकिन ये इतनी अच्छी एफर्ट है और इतना अच्छा आप लोगों का ये ख्याल है कि ना सिर्फ डॉक्टर सदाकत साहब खोज करके अपनी पूरी प्रोफेशनल की टीम के साथ इस जो इवेंट को सोसाइटी कम्युनिटी तक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसा है कि इसमें वालिदैन का रोल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि सबसे पहले इसमें पुलिस, मीडिया या सिक्योरिटी या लॉ इन्फोर्समेंट और गवर्नमेंट बाद में आती है। सबसे पहले वालिदैन आते हैं। वालिदैन का जो रोल है बच्चों की गाइडेंस के हवाले से, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है जी। सारा सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के थ्रू मैं चाहूँगी कि ये मैसेज हम सब लोगों को दिया जाए विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से, लाइव प्रोग्राम के थ्रू, कि जो केसेस अब्यूज के इस तरह से ओपन नहीं होते, यानी जो कि इन प्रैक्टिस नहीं आते या नज़रों के सामने या मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन जी वो घरों में हो रहे होते हैं। ओके। क्योंकि चाइल्ड अब्यूज की जो ज़्यादातर रिसर्चेस हैं, जो कि अब थोड़ा सा हम लोग भी काबिल हुए हैं कि इन चीज़ों को पढ़ें जी, तो उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि जानने वाले लोग ही बच्चों को अब्यूज करते हैं। ओके। जिनमें रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बच्चा शायद जानता है किसी न किसी हवाले से। फाइन। तो वालिदैन के लिए ऐसी क्या गाइडेंस हो सकती है? डॉक्टर साहब से के थ्रू जो है वो ये रिक्वेस्ट है कि वो बताएं बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए, ऐसे लोगों के क्या ऐसे रवैये होते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, जो कि वालिदैन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन बेसिस पे अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग टाइम आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस पे शुरू में बात भी की थी, इफ़ यू विल प्लीज़ रीट्रेट इट। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम बच्चों को बच्चा समझना छोड़ दें। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी है बच्चा जी, ये उन्हें लेसर ह्यूमन बीइंग का दर्जा दे देती है, जबकि आप देखते हैं कि पहले 18 साल के जो बच्चे समझ बूझ रखते थे, आज 8 साल का बच्चा वो समझ बूझ रखता है, क्योंकि ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। 8 साल के बच्चे यूट्यूब पे जाके तो एजुकेशनल वीडियोस भी देख रहे होते हैं। अब बदकिस्मती से एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ कोई उनका सिस्टम ऐसा है कि बच्चों के सामने भी और बड़ों के सामने भी कुछ गंदी वीडियोस भी आ जाती हैं और बदमज़गी पैदा होती है। अगर आप ज़ौक़ लतीफ़ रखते हैं तो आपको ऐसा बहुत बुरा लगता है, लेकिन बच्चे चूँकि क्यूरियस होते हैं तो वो उन वीडियोस को देखते हैं। तो कोई सिस्टम होना चाहिए हमारा अपना
कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इससे मुतल्लिका, जिसे पैमरा कह सकते हैं, तो वो ऐसा बंदोबस्त करें कि कोई झाड़ू रखें, जो ऐसी चीज़ें आए तो वो झाड़ू फेरते रहें। प्लस हुकूमती सतह पर यूट्यूब की इंतज़ामिया या फेसबुक की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी लगाई जाए, चूँकि फोरम आपका है, चूँकि वेबसाइट आपकी है, जैसे किसी चैनल पे जो कंटेंट नशर होता है उसकी ज़िम्मेदारी उस चैनल के इंतज़ामिया पर आती है। इसी तरह अगर यूट्यूब पर आप देखें तो ऐसी करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं जो बदअखलाक़ी पे मबनी हैं, जो मिसगाइडेंस देती हैं, और वाज़े तौर पर उसमें कोई शुबा नहीं है कि वो मिसगाइडेंस देती हैं मुख्तलिफ अमूर पे। तो कोई सेंसर का निज़ाम यूट्यूब का अपना होना चाहिए। अगर वो इतना बड़ा निज़ाम चलाते हैं कि अरबों वीडियोस उनको अपलोड होती हुई नज़र आती हैं रोज़ाना, तो उनका कोई ना कोई निज़ाम ऐसा भी हो सकता है कि वो स्क्रूटनी करें कि कौन सी वीडियोस अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसमें कंटेंट ठीक नहीं है। बम बनाने के तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, टेररिज्म के हक़ में आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और ऐसा प्रोपेगेंडा आपको वहाँ मिल जाएगा जो कि मुआशरे में कबाख्तें पैदा करने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारा मवाद होता है। लेकिन अभी उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है चीज़ों को डिलीट करने में। ये नया नया फिनोमेना है यूट्यूब, फेसबुक, ये वो, तो वो चाहते हैं कि बल्क में उनका हुजम भारी रहे, यानी वो इस चीज़ का बड़ा प्राइड लेते हैं कि यूट्यूब पे इतनी वीडियोस रोज़ाना अपलोड होती हैं, और उनको वीडियोस डिलीट करते हुए थोड़ा सा उनका दिल दुखता है शायद। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को इस बारे में कुछ करना चाहिए कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई ना कोई सिस्टम पीछे ऐसा होना चाहिए जो कि ख़ास मुश्किल नहीं है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे आप तलाश कर सकते हैं जिनकी मदद से आप उन वीडियोस को फौरी के फौरी एलिमिनेट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी ऐसा हो उतना ही अच्छा होगा। सर, एज अप्रोप्रिएट जो है मूवीज़ भी उनकी रेटिंग की जाती है, इसी तरह से जो है इनअप्रोप्रिएट मटेरियल जिसका कंटेंट सही नहीं है, और जितनी भी पोर्नोग्राफी की साइट्स हैं, फिर इसके अलावा दुनिया में ट्रेड होती है, पीडोफिलिया जो है उसकी होती है। कुछ पिछले दिनों में ऐसा भी था जिसमें बच्चों को जो है लेके जाया करते थे कुछ ममालिक में, और कुछ रेस होती थी और ऐसी चीज़ें होती थी, स्मगलिंग होती थी। देखो, बच्चों की जो ऐसी वीडियोस हैं, नामुनासिब वीडियोस जो कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना तो यूट्यूब के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अगर जो ममालिक हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या इस तरह के ममालिक हैं, तो उनको अपनी ताकत एक्सरसाइज करनी चाहिए और इस बारे में कुछ करना चाहिए। पर मैं साथ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि वालिदैन और औलाद के दरमियान तबादला ख़यालात बहुत देर से शुरू होता है। शुरू में वालिदैन बच्चों से बात करने की बजाय दोस्त दांदली से गुजारा कर रहे होते हैं, और अभी भी दुनिया में ज़्यादातर मुआशरों में वालिदैन बच्चों की पिटाई कर लेते हैं और इर्द गिर्द के लोग उस पर कोई इतराज़ नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये एक संगीन मामला है। जब बच्चे वालिदैन के हाथों पिटते हैं तो फिर वो किसी के हाथों भी पिटे तो उन्हें ताज्जुब नहीं होता, फिर उन्हें वो पिटना या पीटना नॉर्मल लगने लगता है। सो मैं समझता हूँ सबसे पहले वालिदैन अपने बच्चों को पूरा इंसान समझे, और उनके कद काट को देख के कि वो बहुत कम है उन्हें बच्चा ना समझे, और उनके साथ संजीदा गुफ्तगू करें और उनके साथ सच बोलें, और बच्चों को हमेशा तलकीन करें कि वो बेहतर और बदतर के दरमियान फ़र्क कर सकें। क्योंकि जब हम अपने बच्चों से अपना सच बोलने का आगाज़ कर देंगे तो हमारा बच्चों के साथ रिश्ता जो है वो बामानी हो जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ बदसलूकी करना, उनके साथ शाउटिंग करना, या फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी शाउटिंग करना मुनासिब नहीं है। डिग्निटी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान का हक है, चाहे आपका वो मियाँ है या बीवी है, बच्चे हैं या वालिदैन हैं, या फिर आपके मुलाजमीन हैं, या कोई भी अजनबी जहाँ कहीं आपसे वास्ता पड़ता है। जब आप बात जो कर सकते हैं तो फिर आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसी प्रोग्राम यू आस्क्ड फॉर इट में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।